लिखो। कालाहारी मरुस्थल में, नोट लगा के नोट करना है। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति निवास करती है। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति निवास करती है, जो शुतुरमुर्ग के अंडे का प्रयोग करती है। अंडे का प्रयोग करती है। एक तो इस अंडे को खाती है, और बाद में जो अंडे का जो बाहर का जो खोल होता है ना, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो वो एक बर्तन के रूप में उपयोग करती है। और उस शुतुरमुर्ग के अंडे के अंदर दीमक को चुन चुन करके उस अंडे के अंदर डालती है, उस खोल के अंदर डालती है, और बाद में उस दीमक को खा जाती है। ठीक है, तो ये प्रश्न आया हुआ है कि विश्व की कौन सी जनजाति है जो दीमक खाती है। दीमक देखिए, जो अपने दीमक लगती है उसके अंदर छोटे छोटे जीव होते हैं, उन जीवों को खाती है वो। तो लिख देंगे हम, हमने क्या बात लिखी है कि जो शुतुरमुर्ग के अंडे का प्रयोग करती है, तथा तथा इस अंडे के खोल में, इस अंडे के खोल में दीमक को एकत्रित करती है। दीमक को एकत्रित करती है। दीमक को एकत्रित करती है, इकट्ठा करती है, और बाद में इसका उपयोग खाने में करती है, जिसका उपयोग भोजन में किया जाता है। ये नोट कर लीजिए। नोट कर लिया सभी ने क्या? अब हम पढ़ते हैं इसके बाद, अफ्रीका के प्रमुख है घास के मैदान। अफ्रीका महाद्वीप के घास के मैदान। तो अफ्रीका महाद्वीप में घास के मैदान किस प्रकार से वितरित हैं? जिस प्रकार से वहां पर जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल उसी हिसाब से वहां पर घास के मैदान भी पाए जाते हैं। अपने देखे एटलस के अंदर, तो जो कांगो नदी है, लगभग कांगो नदी कहां से गुजरती है? यहाँ से गुजरती है कांगो नदी। इस प्रकार से यहाँ कांगो नदी, और कांगो नदी कौन सी रेखा को दो बार काटती है? 0 डिग्री रेखा को दो बार काटती है। यहाँ से एक रेखा गुजरती है शायद लगभग इस प्रकार से, कुछ थोड़ी सी ऊपर, ये कर्क रेखा है। और यहाँ दक्षिण से जो रेखा गुजरती है वो कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। लगभग इस प्रकार से अपने से समझ सकते हैं। हमें पता है कि कर्क और मकर रेखा के बीच में सूर्य की किरणें हमेशा, हमेशा तो नहीं कह सकते, साल में एक बार सीधी पड़ती है। 21 जून को यहाँ सीधी होती है, और 22 दिसंबर को यहाँ सीधी होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को इस भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। यानी कि एक बार साल में इधर गर्मी होती है, एक बार साल में इधर गर्मी होती है, और बीच वाले भाग में, इस भूमध्य रेखा के आसपास वाले भाग में साल भर गर्मी होती है ना। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग आता है उष्ण कटिबंध में। कौन से कटिबंध में आता है? उष्ण कटिबंध में आता है। और जो भाग उष्ण कटिबंध में आता है, वहां पर दो तरह की वनस्पति पाई जाती है। जो क्षेत्र भूमध्य रेखा के पास में होता है, 0 डिग्री के पास में, वहां साल भर बरसात होती है।
अब ये वाला क्षेत्र है, ये भूमध्य रेखा के पास वाला क्षेत्र है, ये वाला भाग है भूमध्य रेखा के पास वाला क्षेत्र है, इसलिए यहां पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षावन, सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं, जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, इसके दोनों ओर। तो एक तो हम ये बात ध्यान रखेंगे, सदाबहार वर्षावन बोल सकते हैं। और यहाँ पर नदी प्रमुख रूप से कौन सी बहती है? कांगो। तो ये कौन सा क्षेत्र है? ये क्षेत्र है कांगो बेसिन का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है ये? कांगो बेसिन। कांगो नदी बहती है, नदी का जो बेसिन क्षेत्र होता है तो उसे अपने बेसिन बोलते हैं या द्रोणी बोलते हैं, तो ये कांगो बेसिन का क्षेत्र है। ये बात हम ध्यान रखें। दूसरी अपने बात करेंगे, इससे ऊपर वाला जो भाग है, ये एक तो ये वाला जो भाग है ऊपर वाला, और एक ये वाला जो भाग है, यहां पर उष्ण कटिबंधीय घास पाई जाती है। कौन सी घास पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय घास। यहां भी उष्ण कटिबंधीय घास पाई जाती है। और जो उष्ण कटिबंधीय घास है उसे हम क्या बोलते हैं? सवाना बोलते हैं। तो कौन सी घास पाई जाती है? सवाना घास पाई जाती है यहाँ पर। और ये ऊपर वाला भाग है, यहाँ पर है मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल। जो सहारा मरुस्थल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर नॉर्मली कोई घास पाई जाती है, अधिकांश भाग ऐसे है कि जहाँ पर घास नहीं पाई जाती। इस प्रकार का क्षेत्र है। अब जो क्षेत्र बच गया वो बच गया मकर रेखा से नीचे वाला क्षेत्र। मकर रेखा से नीचे का क्षेत्र और कर्क रेखा से ऊपर का जो क्षेत्र आता है वो वैसे शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। और शीतोष्ण कटिबंध के अंदर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, शीतोष्ण घास के जो मैदान है, जो अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका वाले भाग में पाए जाते हैं। यहाँ पर कौन सी घास के मैदान है? शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान कहलाते हैं वेल्ड्स। क्या कहलाते हैं? वेल्ड्स कहलाते हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप में शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? वेल्ड्स कहा जाता है। ये बात हम ध्यान रखेंगे, वेल्ड्स घास भी बोल देते हैं। अलग अलग नाम है, कहीं कैंटरबरी बोलते हैं, कहीं स्टेपीज बोलते हैं, कहीं कैंटरबरी, स्टेपीज, कहीं वेल्ड्स, कहीं डाउन्स। एक अपने इधर क्या नाम लेते हैं, अर्जेंटीना के अंदर प्रेरीज बोलते हैं। तो अलग अलग नाम है इनके। जैसे जैसे महाद्वीप या देश पढ़ेंगे वैसे वैसे इनके नाम भी अपने पढ़ते चलेंगे। तो कोई ऐसा विद्यार्थी तो नहीं है जिसे अभी तक ये नहीं पता कि उष्ण कटिबंध कौन सा होता है, शीतोष्ण कटिबंध कौन सा होता है, या शीत कटिबंध कौन सा होता है, जिसे नहीं पता है? कोई शर्म वाली कोई बात नहीं है, जिसे तेरे को तो शर्म आनी चाहिए, कम से कम तेरे को तो शर्म आनी ही चाहिए। अभी तेरे को अभी तक नहीं पता। क्यों नहीं है पता? कितनी बार क्लास लगा ली? आना चाहिए ना क्लास में। और किसको नहीं पता है? अब बाकी हाथ नहीं खड़ा करेंगे। वापिस बता देंगे एक बार। अपने जब शुरू करते हैं तब यही बात पढ़ते हैं। आना चाहिए ना। आप आते किस लिए, पढ़ते किस लिए हो, फीस किस लिए देते हो आप? ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। कर्क और मकर रेखा के बीच में साल में एक बार सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। साल में एक बार कर्क रेखा पर, एक बार मकर रेखा पर, और बीच वाला जो भाग है उसमें दो बार। दो बार कैसे? कि एक बार तो जब सूर्य की किरणें इधर जाते हुए सीधी पड़ेगी, दूसरी बार कर्क रेखा से वापस आते हुए सीधी पड़ेगी, है ना। तो ये वाला भाग है, यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है। गर्मी ज्यादा होती है उसे अपने बोलते हैं उष्ण। और दो अक्षांशों के बीच, कोई भी दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? कटिबंध या जोन कहलाता है। तो ये कौन सा कटिबंध हो गया? उष्ण कटिबंध। ये जो ध्रुवों के पास का क्षेत्र है, 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ से ध्रुवों 90 डिग्री तक का जो क्षेत्र है ना दोनों ओर, ये कौन सा कटिबंध होता है? शीत। शीत के पास वाला क्षेत्र जो 45 से 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच में होता है, ये होता है शीतोष्ण। इससे थोड़ा सा उष्ण है, थोड़ा सा गर्म है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? शीतोष्ण बोलते हैं। तो ये शीतोष्ण कटिबंध,
ये हो गया शीत, और शीत के पास वाला ये 45 डिग्री से दक्षिण वाला हो गया शीतोष्ण, और ये जो बीच में बच गया उष्ण के पास वाला, उष्ण से थोड़ा सा ठंडा, उप उष्ण जिसे हम बोल देते हैं उपोष्ण कटिबंध। इधर भी कौन सा कटिबंध हो गया? उपोष्ण कटिबंध। इस प्रकार से होते हैं ये कटिबंध। अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं फिर बता देता हूं, वापिस बताना है, वापिस देख लो। ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। कर्क और मकर रेखा के बीच में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध। इसके पास वाला 23.5 डिग्री यानी कि कर्क रेखा से 45 डिग्री अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है वो इस उष्ण से थोड़ा सा ठंडा होता है, इसलिए इसे उप उष्ण उपोष्ण बोल देते हैं, है ना। जैसे प्रधानमंत्री से छोटा पद होता है उसे उप प्रधानमंत्री बोल देते हैं, पावर थोड़ी सी कम होती है, तो वैसे यहाँ पे क्या है उष्मा थोड़ी सी कम होती है, इसलिए इसे उपोष्ण बोल दिया। 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच वाला क्षेत्र होता है शीत, और ये वाला जो क्षेत्र है 45 से 66.5 के बीच में, ये शीत से थोड़ा सा गर्म होता है, उष्ण होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? शीतोष्ण बोलते हैं। तो ये दोनों तरफ इसी प्रकार से कर्म होता है। तो उष्ण कटिबंध के बीच में जो घास पाए जाते हैं प्रमुख रूप से यहाँ पर जो भूमध्य रेखा के पास में वनस्पति होती है वो सवाना होती है, वर्षा वन पाए जाते हैं। थोड़े से इससे अपने ऊपर चलते हैं, अर्ध शुष्क टाइप के जो वन होते हैं या उष्ण कटिबंध में जो घास पाई जाती है इस क्षेत्र में, उसे अपने बोल देते हैं सवाना, सवाना घास बोल देते हैं। और जो शीतोष्ण कटिबंध में अफ्रीका में घास पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? वेल्स बोल देते हैं। अपने भी शीतोष्ण घास पाई जाती है जैसलमेर के अंदर, जिसे क्या बोलते हैं? क्या नाम है? सेवण घास बोलते हैं। लिसिथोरस सिडिक्रस उसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। अब तो समझ में आ गई होगी बात, चले आगे। अब इस मैप से वो अगर आप मैप देखते हो तब आपके दिमाग, ये बना तो नहीं रहे कोई, या बना रहे हो? ये बनाने की आवश्यकता नहीं है अपने को, शुरू वाली क्लास देख लेना, जिसने नहीं लगाई उसमें करवा रखा है ये। अब ये जब आप महाद्वीप देखते हो तब आपके हिसाब से अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण, शीत, कौन सी है? उष्ण। उष्ण वाले कौन कौन है? उष्ण वाले, उपोष्ण वाले, बाकी तो किधर ही नहीं है, इनकी कोई पार्टी नहीं है। तो अभी तो बताया कि कर्क और मकर रेखा के बीच में कौन सी जलवायु है? उष्ण कटिबंध है। तो ये लिखा पड़ा है उष्ण कटिबंधीय सवाना घास, दोनों ओर लिखा हुआ है, और बीच में अपने सदाबहार वन लिख रखे। आगे बात समझ में? तो अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, और जहां उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है वहां के अधिकांश मात्रा के अंदर लोग काले वर्ण के होते हैं। सही है क्या बात ये? तो लिख दो, अफ्रीका महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश भाग में उष्ण जलवायु का विस्तार पाया जाता है। लीबिया के अंदर अल अजीजिया की बात अपने कर ली थी क्या, या नहीं की? अभी तक जब सारा पढ़ा था कर ली थी ना। क्या विशेषता है अल अजीजिया की? 58 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, विश्व के सर्वाधिक तापमानों में से एक स्थान अल अजीजिया कहता है, जो कौन से देश में है? लीबिया के अंदर है। लीबिया देश पता है कहाँ है? लीबिया नहीं पता? कल पढ़ा नहीं था लीबिया का मरुस्थल? कहाँ है लीबिया? अंदाजा लगाओ थोड़ा बिना देखे।
बोर्ड की ओर देख के, मिस्र देश के पास में है क्या? पश्चिम में, पूर्व में, पश्चिम में। ठीक। हाँ तो पश्चिम में ही हो गया लिबिया, मिस्र के पश्चिम में। हाँ, मिस्र के पश्चिम। कर लिया नोट सभी ने? मुझे लगता है आपको ये देशों के नाम और याद करवाने पड़ेंगे। वैसे तो ये काम किया, नाम याद होने चाहिए। कितने देश पड़े हैं? 54। आधे तो याद हो गए। ट्यूनीशिया है, कहीं मोरक्को है, कहीं लीबिया है, कहीं मिस्र है। ये ऊपर ऊपर सारे हो गए। ये सूडान 2 है, एक उत्तरी सूडान है, दक्षिणी सूडान है। दक्षिण के अंदर सबसे दक्षिण में देश कौन सा है? दक्षिणी अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक छोटा सा देश कौन सा है? लेसोथो है क्या, या लेथोसो है? हाँ, उसके बाद में ऊपर है वो मोजाम्बिक है। कौन सा है? मोजाम्बिक। मोजाम्बिक चैनल से अलग कौन सा होता है? देखा नहीं? मैं बनाओ फिर। अभी तक तो मैं बना लेना था। इस अल अजीजिया को लेकर के थोड़ा सा अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है। कुछ तो विश्व का सबसे ज्यादा तापमान वाला स्थान है, वो अल अजीजिया को मानते हैं। और कुछ किसको मानते हैं? मृत घाटी को मानते हैं, जो कैलिफोर्निया के अंदर है, शायद यूएसए के अंदर। जो अपनी किताब पढ़ते हैं ना, इसमें कुछ ऐसा मिलता है। और जो भौतिक भूगोल की किताब आती है ना सविंदर सिंह की, उसमें तो इस अल अजीजिया को मान रखा है सबसे ज्यादा अभी तक। उसको दूसरे नंबर पे मान रखा है। थोड़े महीने का अंतर है इसमें, तो जून के महीने का तापमान है ये। और जो मर्त घाटी वाला तापमान है वो सितंबर के महीने का तापमान है सबसे ज्यादा। वो अपने इतने काम का है नहीं। अपने ज्यादातर यही चलता है कि अफ्रीका महाद्वीप में आएगा तो अपने ये कर देंगे, बाकी और देख लेंगे कहीं अपने को कोई मिलेगा तो। आगे इसके बाद अपने बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप में कृषि। अफ्रीका महाद्वीप में कृषि। अफ्रीका महाद्वीप में कृषि, तो अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग बंजर है। सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप के 10% भाग पर ही क्या होती है? खेती होती है, कृषि होती है। तो हम लिखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप के 10% भाग पर कृषि की जाती है, या 10% भाग ये है वो कृषि के योग्य है। इस प्रकार से अपने लिख सकते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के 10% भाग पर कृषि होती है, या कृषि के योग्य है। इस प्रकार से हम नोट कर लेते हैं। 10% भाग पे कृषि होती है, तो वही कृषि तो कम ही होती है फिर। ज्यादा तो मरुस्थल ही है। मरुस्थल नहीं है, फिर कहीं पठार आ गया, कहीं बीच में पहाड़ आ गया। ये बना लिया होगा आप तो। अफ्रीका महाद्वीप के किस ओर भूमध्य सागर है? उत्तर में है कि दक्षिण में है? उत्तर में है। और भूमध्य सागर के किस ओर अफ्रीका महाद्वीप है? दक्षिण।
ये इधर भूमध्य सागर है। जहां भूमध्य सागर है ना, भूमध्य सागर के पास वाला जो क्षेत्र लगता है, जैसे इसमें अपने देखेंगे, इसमें एक तो देश शामिल हो जाएगा मोरक्को। कौन सा भाग शामिल है? एक तो मोरक्को वाला, एक अल्जीरिया वाला, और एक ट्यूनीशिया, और थोड़ा सा भाग है वो लीबिया का। ये वाला जो, या इसके तटवर्ती वाला जो भाग है, जो इसके तटवर्ती वाला भाग है, सिर्फ इस नील नदी के डेल्टा वाले भाग को छोड़ दे तो यहाँ एक जलवायु पाई जाती है। इस जलवायु का नाम है, कौन सी जलवायु पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर। 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर यह जलवायु पाई जाती है। तो देखो, क्या भूमध्य सागर जहां है वहां कौन सा अक्षांश है? 30 से 40 के बीच वाला भाग है क्या? है ना? तो यहाँ कौन सी जलवायु है? कौन से गोलार्ध में भूमध्य सागर? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी में? उत्तरी गोलार्ध में। थोड़ा सा देखें और कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो विश्व वाला मैप है इसमें लास्ट में, तो देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जा सकती है, और इस जलवायु के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसी खेती होती है यहाँ पर। तो ये भूमध्य सागर है, इसमें देखो ये भूमध्य सागर है। इधर अपने आएंगे तो ये कैलिफोर्निया वाला भाग है, यहाँ पर जलवायु पाई जाती है। यूरोप के दक्षिण वाले जो देश हैं, अफ्रीका के उत्तर वाले देश हैं, एशिया के पश्चिम वाले देश है, यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जो भूमध्य सागर के आसपास है। दक्षिण के अंदर देखें तो ये 30 डिग्री है। ये देश आ गया चिल्ली, चिल्ली के अंदर ये जलवायु पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी भाग में ये जलवायु पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम वाले भाग में ये जलवायु पाई जाती है। महाद्वीप के दक्षिण और पश्चिम, या ऐसे कह सकते हैं कि पश्चिम वाले भाग में, यहाँ इस पश्चिम वाले भाग में, यहाँ इस पश्चिम वाले भाग में, यहाँ इस पश्चिम वाले भाग में, यहाँ ये जलवायु पाई जाती है। इस जलवायु की विशेषता क्या है? इस जलवायु की विशेषता है कि गर्मियों में बरसात नहीं होती। बरसात कब होती है? सर्दियों में होती है। और सर्दियों में बरसात होती है तब यहाँ पर प्रमुख रूप से खट्टे फलों का उत्पादन किया जाता है। खट्टे फल के अंदर प्रमुख रूप से संतरा, अंगूर का सबसे ज्यादा उत्पादन, इसके अलावा सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। और सबसे ज्यादा जो शराब का उत्पादन किया जाता है वो इस भूमध्य सागर के आसपास वाला जो क्षेत्र है, यूरोपियन कंट्री है, इनमें किया जाता है। ये भी एक प्रमुख बात है। और यहाँ से जो अंगूर का उत्पादन होता है, दो काम आते हैं अंगूर खाने में, अंगूर से शराब बनाने में और अंगूर से किशमिश बनाने में। तीन प्रमुख काम है अंगूर के। संतरे से भी तो शराब बनाई जाती है ना? तो खट्टे फलों का सर्वाधिक उपयोग शराब बनाने के अंदर किया जाता है। शराब उद्योग के लिए सबसे अनुकूल जलवायु कौन सी है? भूमध्य सागरीय जलवायु है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु में खट्टे रसदार फलों का, खट्टे रसदार फलों का उत्पादन किया जाता है। एक ये बात हम नोट कर लेते हैं, एक विशेषता तो इसकी और भी बन जाती है। विशेषता हम लिखें तो लिख सकते हैं कि वर्षा होती है वो कब होती है? सर्दियों में होती है। और प्रमुख रूप से यहाँ पर अंगूर और संतरा और सब्जी उत्पादन का जो कार्य है वो प्रमुख रूप से यहाँ पर किया जाता है। जहां भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है वहां। कई बार प्रश्न आता है कि खट्टे फलों का उत्पादन कौन सी जलवायु की विशेषता है? अपने एक बार पढ़ लेते हैं ना तो ये याद रहता है, लेकिन जो पेपर बनाता है वो दिमाग से काम लेता है। पहला ऑप्शन देता है भूमध्य रेखीय जलवायु। अपने आओ देखते हैं ताव देखते हैं, पहला टिका के लगाते हैं
चौथा ऑप्शन होता है भूमध्य सागरीय, और अपना गलत हो जाता है। तो ऑप्शन भी देख लेना कि भूमध्य रेखीय है या भूमध्य सागरीय, तो कौन सा है? भूमध्य सागरीय है। भूमध्य रेखीय जलवायु तो कौन सी है? जो भूमध्य रेखा के आसपास पाई जाती है, सबसे ज्यादा बरसात होती है, रोज की बरसात होती है, दोपहर में डेली बरसात होती है, ज्यादा बरसात होने के कारण पेड़ों की लंबाई क्या होती है? ज्यादा होती है। वो भूमध्य रेखीय जलवायु की विशेषता है, और ये भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। इसे भूमध्य सागरीय कृषि जलवायु प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। अब अपने इसमें देखते हैं एटलस के अंदर अफ्रीका का राजनीतिक मैप निकाल लीजिए आप। उसमें इसी जलवायु के अपने देश देखते हैं कौन कौन से देश आ रहे हैं। तो एक तो मोरक्को आ रहा है, एक अल्जीरिया आ रहा है, एक ट्यूनीशिया आ रहा है, और कुछ भाग है वो लीबिया का आ रहा है। ये देश है यहाँ पर। इनमें से कुछ बातें अपने लिखेंगे, जैसे ट्यूनीशिया है, ट्यूनीशिया मिल गया सभी को, लीबिया और अल्जीरिया के बीच में ट्यूनीशिया देश है। ट्यूनीशिया जो देश है, यहाँ पर जैतून की खेती है वो सबसे ज्यादा की जाती है। ट्यूनीशिया में किसकी खेती? जैतून की खेती, या जैतून का जो तेल है वो सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है। जैतून का तेल तभी उत्पादित किया जाएगा जब जैतून ज्यादा होगी। तो एक ये बात हम इसमें ध्यान रखने वाली है। अफ्रीका के देशों में सबसे ज्यादा अंगूर जो उत्पादन करता है वो मोरक्को देश करता है। मोरक्को देश कहाँ है? मोरक्को देश ये यहाँ पर है, मोरक्को देश। मोरक्को अंगूर उत्पादन, अंगूर उत्पादन के लिए जाना जाता है। फिर हम देखते हैं इसमें घाना, और घाना के पास में नाइजीरिया। ये घाना और नाइजीरिया वाला क्षेत्र है, ये वाला जो है। कोकोआ उत्पादन या कोको उत्पादन, जैसे चाय होती है ना, वैसे कोको चाय की तरह एक पेय पदार्थ है, इसका उत्पादन किया जाता है। जैसे कॉफी होती है उसी प्रकार से। और एक अपने बात करें स्पेशल नाइजीरिया की, तो नाइजीरिया को शायद हमने पढ़ा नहीं क्या, इसे बोलते हैं पोम तेल कंट्री, लिखा था। तो यहाँ पर एक तो वैसे तेल निकलता है, एक यहाँ पर ताड़ के वृक्ष का तेल क्या है प्राप्त किया जाता है। तो ताड़ के वृक्षों की अधिकता है यहाँ पर, ताड़ के वृक्षों की खेती होती है नाइजीरिया में। इधर अलग से लिख देते हैं नाइजीरिया, ताड़ के जो वृक्ष है सर्वाधिक है इधर। फिर हम देखते हैं दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के अंदर मक्का त्रिभुज पाया जाता है। मक्का त्रिभुज, मक्का त्रिभुज दक्षिणी अफ्रीका। और मक्का पेटी है अमेरिका के अंदर, संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का पेटी है, वो आगे पढ़ेंगे हम। एक बार हम पढ़े मक्का त्रिभुज, तो मक्का त्रिभुज और मक्का पेटी अलग अलग है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। फिर हम देखते हैं नील नदी का डेल्टा। नील नदी देखी है हमने, और नील नदी का डेल्टा ये रहा यहाँ पर, ये नील नदी का डेल्टा है। ये वाला भाग है नील नदी का डेल्टा, नील डेल्टा। नील डेल्टा किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कपास के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो कपास उत्पादन लिख सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं इथोपियन उच्च भूमि
इथोपिया की हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये वाला भाग है इथोपिया का। इथोपिया किस लिए जाना जाता है? कॉफी उत्पादन के लिए। और विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कौन करता है? विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कौन करता है? ब्राजील करता है। ब्राजील के अंदर एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम क्या है जहां से कॉफी का सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है? सेंटोस बंदरगाह है, जिसे विश्व का कॉफी बंदरगाह बोलते हैं। वैसा ही एक बंदरगाह भारत में भी है, जिसे भारत का कॉफी बंदरगाह कहते हैं। वो आप कल बताओगे, मुझे ढूंढ के बताओगे कि भारत का कॉफी बंदरगाह है किसे कहते हैं। हालांकि अपने एक दो दिन में पढ़ने वाले ही हैं उसको, लेकिन पहले आप ढूंढ लेना उसको। अगली अपने बात करते हैं इसके बाद, हिंद महासागर जहां लिखा हुआ है, हिंद महासागर मिल गया क्या आपको? जहां लिखा हुआ है मैप में, जहां हिंद के बाद महासागर लिखा है वहां पर दो द्वीप है, एक पेम्बा और एक जंजीबार है क्या? कौन से दो द्वीप है? एक तो है पेम्बा और दूसरा है जंजीबार। हमें दो ही नाम याद करने हैं, तीन। हमें कितने नाम याद रखने हैं? दो नाम याद रखने, पेम्बा और जंजीबार। कौन से देश के अधीन आते हैं पेम्बा और जंजीबार? देखो कौन सा देश है? तंजानिया। रंग देखो इन द्वीपों का, पीला रंग है इनमें। तो कौन से देश के अधीन है? केन्या के अधीन है। केन्या के अंदर रंग कौन सा है? पीला है ना? अरे पीला है, पीला, नीला नहीं है। हमारे वाली एटलस में तो पीला है। ठीक है। वो एक में ना पेम्बा के अंदर क्या है, वो छोटा द्वीप है, इसलिए वो बाउंड्री बाउंड्री दिखा रखी है, अंदर थोड़ा रंग दिखा नहीं रखा, इसलिए सही दिखाई नहीं दे रहा। जंजीबार में देख लो, जंजीबार में कौन सा रंग है? पीला है। कौन से देश के अधीन है ये? केन्या के अधीन है। सही बात है क्या? केन्या के अधीन है क्या? इसको भी चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे इसको? एक मिनट रुको, अपने देखते हैं इसको। ये तंजानिया के होंगे। नीला भी दे रखा है, क्या कारण है फिर? अगर रंग पीला है तो फिर तो केन्या का होना चाहिए, और स्थिति देखें तो फिर हाँ, इसमें सही दे रखा है। ये कौन सी एटलस है भाई? खान सर वाली एटलस है ये, इसमें सही दे रखा है। इसके हिसाब से तो किसका हो गया? तंजानिया का हो गया। एक एटलस अलग और थी ना, किसके पास थी? आपके पास थी, यही है क्या वो? इसके हिसाब से तो तंजानिया है, और होना भी वैसे देखें तो तंजानिया ही चाहिए। तो अपने लिख देते हैं, चलो तंजानिया ही मानेंगे फिर, इसमें तंजानिया दे रखा है। किधर लिख रहे थे? किसके लिए प्रसिद्ध है ये? इन्हें विश्व का क्या कहा जाता है? इन्हें कहा, ये लिखिए यहाँ पर, एक तो लौंग पैदा होता है, एक इलायची का यहाँ पे उत्पादन क्या होता है? ज्यादा होता है। तो हम लिखेंगे विश्व में सर्वाधिक लौंग व इलायची उत्पादन। विश्व में सर्वाधिक लौंग व इलायची उत्पादन, ये एटलस कितने की आई है? खान सर वाली है वो। किसकी थी वो? हाँ, कितने की? तो ये ठीक है, पर इसमें पेज कितने उतने ही है क्या, कम है यार? 80 पेज है। मैप तो सारे ही दे रखे हैं इसमें भी, सारे ही है मैप तो लगभग इसमें। चलो तो ले ही आइए बड़े।
फिर अपने इसमें देखते हैं केन्या। केन्या के अंदर पर्वतीय क्षेत्र है। केन्या पर्वत देखो आप, या केन्या देश देख लो। केन्या जो देश है इसके अंदर चाय का उत्पादन ज्यादा होता है। यहाँ वाला जो क्षेत्र है केन्या, ये प्रमुख रूप से जाना जाता है चाय उत्पादन हेतु। तो एक ये लिख दो आप। जो कॉफी है, कॉफी कहाँ का मूल पौधा है? कॉफी इथोपिया का ही मूल पौधा है। कॉफी इथोपिया का मूल पौधा है। एक ये बात भी आप लिख सकते हो, अगर वहां पे जगह है ना तो आप लिख दीजिए कॉफी इथोपिया का मूल पौधा है, ये प्रश्न आ सकता है। मैं लिख देता हूं भाई, कॉफी इथोपिया का मूल पौधा है। कॉफी इथोपिया का मूल पौधा है। अब हम देख लेते हैं प्रमुख खनिज क्षेत्र। अफ्रीका के प्रमुख खनिज क्षेत्र। खनिज खूब पाए जाते हैं अफ्रीका में। बना लिया ना ये सभी ने? कर दे साहब। तो लिखा, लिखो अफ्रीका के प्रमुख खनिज क्षेत्र। सीधे नाम ही लिख लेते हैं, अपने कोई स्थान देखना होगा तो अपने देख लेंगे। सबसे पहले अपने लिखते हैं लोह अयस्क। अफ्रीका के खनिज क्षेत्र में टाइम तो नहीं हुआ ना अभी, बस इतने में अपने खनिज पढ़ लेंगे। एक नंबर पे हम पढ़ते हैं लोह अयस्क। लोह अयस्क पाया जाता है एटलस पर्वत श्रृंखला में। लोह अयस्क कहाँ पाया जाता है? एटलस पर्वत श्रृंखला में। और एटलस जो पर्वत श्रृंखला है वो महाद्वीप के किस भाग में है? उत्तर पश्चिम में है ना, उत्तर पश्चिम में। सहारा मरुस्थल के पश्चिम में एक पर्वत है जिसे एटलस पर्वत के नाम से अपने जानते हैं। तो लोहा वहां पाया जाता है। दो नंबर पे हम पढ़ते हैं मैग्नीज। ये पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक ट्रांसवाल नाम का क्षेत्र है। शायद हमने देखा है, नहीं देखा तो आप देख लीजिए, अब आपके पास में एटलस है कि ट्रांसवाल क्षेत्र कहाँ है, मिल जाएगा एटलस में। नाम नहीं दे रखा क्या ट्रांसवाल का? ड्रेकेंसबर्ग दे रखा है, किम्बरले भी दे रखा है, ट्रांसवाल नहीं दे रखा। चलो कोई बात नहीं, नहीं दे रखा तो
दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। फिर अपने पढ़ते हैं सांबा। कटंगा का पठार, देख लो कटंगा का पठार हम पढ़ के आए। कटंगा का पठार। और एक अपने देखते हैं कोबाल्ट, ये भी इसी पठार में पाया जाता है। कटंगा पठार में। बॉक्साइट, बॉक्साइट पाया जाता है बी का जो पठार है उसमें। बी के पठार को कई बार बोई का पठार भी लिख देते हैं, ये भी ध्यान रखना। बोई या बोए का पठार तो भी सही है। सोना, अगला आपने देखते हैं सोना। कारू क्षेत्र में। और कारू क्षेत्र कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में। और एक हम नोट कर लेते हैं ग्रेफाइट, ये पाया जाता है मेडागास्कर में। मेडागास्कर। ये हो गए अपने खनिज। इसके बाद आप एक लिखे, अलग से ही हम देख लेते हैं, टुगेलो जलप्रपात। एक ये रह गया टुगेलो जलप्रपात। ये पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका के प्रांत में। टुगेलो जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका के प्रांत में पाया जाता है। अब तो छोटा छोटा काम बचा है, कल अपने अफ्रीका महाद्वीप कंप्लीट कर देंगे। अब आज लास्ट देख लेते हैं अपने अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख जनजातियां। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख जनजातियां। नाइजीरिया में एक जनजाति पाई जाती है, उस जनजाति का नाम है फुलानी जनजाति। कांगो बेसिन जहां पढ़ के आए हैं अपने, कांगो नदी बहती है, लगभग ये वाला क्षेत्र है। कांगो बेसिन में एक जनजाति पाई जाती है, इसका नाम है
पिग्मी जनजाति। दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक तो बोवर जनजाति और एक जुल्लू जनजाति। गांधी जी को 2 पदक भी मिले थे, बोवर पदक और जुल्लू पदक। कब मिले थे? दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए जब गांधी जी ने यहाँ पर कुछ सहयोग कार्य किए थे, उसके बदले में अंग्रेजों ने इन्हें 2 पदक दिए थे, बोवर पदक और जुल्लू पदक। और बाद में भारत में आने पर इन्हें 1 पदक और मिला था, एक उपाधि मिली थी इन्हें। हाँ। नाइजीरिया के अंदर है फुलानी जनजाति, फुलानी जनजाति। और कालाहारी मरुस्थल में हम पढ़ के आए हैं अभी। कालाहारी में कौन सी पड़ी थी? बुशमैन। और लास्ट एक देख लेते हैं अपने केन्या में। केन्या देश हम अभी पढ़ के आए हैं और केन्या देश के अंदर एक जनजाति पाई जाती है, इसका नाम है मसाई जनजाति। मसाई जनजाति केन्या के आसपास वाले क्षेत्र में निवास करती है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें किसी देश के बारे में, किसी स्थान के बारे में फैक्ट है, सारे के सारे याद करने हैं, वो अपने कल करेंगे। आज अपने इतना करते हैं और